गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात ही था कि हम पहाड़ी चित्रकला शैली के बारे में पढ़ रहे थे। इससे जो पूर्व भाग 1 में मैंने पहाड़ी चित्रकला के संबंध में प्रकाश डाला है। अब हम भाग 2 पहाड़ी चित्रकला को आगे जानेंगे है क्या। अब हम इससे संबंधित प्रश्न और इससे विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे कि पहाड़ी चित्रकला है क्या। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जहाँ पर से हमारा छोटा था हम वहाँ से अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। कृपया आप अपने पेन कॉपी ले लें। जो नोट्स आपको लगेंगे इम्पोर्टेंट है, वैसे मैं आपको बीच बीच में उसका संज्ञान भी दिलाता रहूँगा कि आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए लेट्स गो दिस वीडियो कंटिन्यू। अब जैसे हमने पढ़ा था कि पहाड़ी शैली क्या है। पहाड़ी शैली में ऐसे पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है, मगर बस इसे समझने की कोशिश कीजिए कि पहाड़ी चित्रकला है क्या। इससे पूर्व जैसे कि आप लोग विदित ही होंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि पहाड़ी चित्रकला या पहाड़ी शैली या इसकी उपशैलियाँ जो भी रही हैं वो एक स्मरण करने की वाली बातें हैं। यदि देखा जाए पहाड़ी शब्द नाम ही अपने आप में उस कला को व्यक्त करता है। हमारे संज्ञान में पहाड़ी शब्द से पहाड़ों का चित्रांकन उपस्थित होता है कि पहाड़ों का नज़ारा हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है। यदि हम ऐसे इंग्लिश में कहें, आजकल की जो जनरेशन कहते हैं हिल स्टेशन, तो इसे हम हमारे सामने वो छवि हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाती है। इसमें लर्न करने वाले ऐसी कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, फिर भी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पहाड़ी चित्रकला से संबंधित बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसी में एक क्वेश्चन बनता है, पहाड़ी चित्रकला का संरक्षण किसके द्वारा किया गया या इसकी खोज किसने की। इसकी खोज श्री आनंद कुमार स्वामी ने 20वीं शताब्दी में की थी, जिसके अंतर्गत 1910 से 12 के अंतर्गत इनकी चित्रों का प्रदर्शनी की गई थी और इसे एक पहचान मिली जिसे हम राजपूत शैली के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक राजस्थानी शैली के अंतर्गत रख दिया, एक पहाड़ी शैली के अंतर्गत। ये विभाजन इसके अंतर्गत किया गया। और पहाड़ी चित्रकला को पंजाब रियासत, जो पंजाब के प्रांत में जो महाराजाएँ थे, उनके संरक्षण में इसको अपार सफलता प्राप्त हुई। और 1916 के आसपास डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी द्वारा राजपूत पेंटिंग का चित्रांकन किया गया और इस शैली को पहाड़ी शैली के नाम से जनता के समूह रखा गया। जनमानस इसे पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया। मैंने इससे पूर्व बताया गया है कि ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत इसका नाम में भी विरोधाभास दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न रही। इससे एक पर्टिकुलर प्रांत का नाम जुड़ रहा था, जिससे कि वो उस प्रांत की सभ्यता को प्रदर्शित करती है और वो सभ्यता का नाम उसमें आ रहा था, जिसकी वजह से इसमें विद्वानों के बीच मतभेद उत्पन्न रहे। इस कला को किसी अन्य नाम ना देते हुए पहाड़ी चित्रकला का नाम दिया गया। जैसे कि हम आगे बढ़ते हुए क्रम में और आगे जानते हैं कि पहाड़ी चित्रकला का जन्म मुग़ल शैली से तो माना जाता ही है। और इस शैली का एक जो रूप है बसोली शैली और गुलेर शैली और तीसरा कांगड़ा शैली के अंतर्गत रखा गया है। ये पहाड़ी चित्रकला जो शैली है वो विभिन्न आयामों से मिलकर बनी हुई है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम आती है आपकी जो इस शैली की विशेष रूपता के अंतर्गत जो बहुत ज़्यादा पूजी जाती है वह है बसौली शैली, दूसरी गुलेर शैली, तीसरी कांगड़ा शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। और 1718 के लगभग जब गुलेर शैली अपनी चरम सीमा पर जो निखर रही थी, फल फूल रही थी,
तो इसने कांगड़ा में प्रवेश किया, मतलब ये कांगड़ा शैली की तरफ इसका रुझान बढ़ा और वो उस शैली के अंतर्गत प्रवेश कर गई जहाँ पर अलग अलग चीज़ों की भिन्नता इसकी इस शैली के अंतर्गत दिखाई दी, क्योंकि ये भिन्नताओं से परिपूरित थी। इसलिए इस पहाड़ी शैली विभिन्न शैलियों का मिश्रण भी कहा जाता है इसको। आरंभ में गुलेर की राजधानी हरिपुरा का केंद्र था। कहने का तात्पर्य है, जब ये पहाड़ी शैली का जो कांगड़ा व गुलेर जो शैली था, इसका प्रारंभिक केंद्र हरिपुरा था। सर्वप्रथम पहाड़ी शैली को एक लोक शैली के आधार पे भी जाने जाने लगा, जिसके अंतर्गत राजाओं की धर्म प्रवृत्ति के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त हुआ, जिसे निखरने का भरपूर मौका मिला और उन राजाओं के संरक्षण में ये निखरी भी। बाद में पहाड़ी शैली के नाम से विस्तृत हुई, प्रसिद्ध हुई। अतः गुलेर में पहाड़ी का जन्म 1760 के लगभग इस शैली का जन्म गुलेर शैली के अंतर्गत माना जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि कांगड़ा शैली के प्राचीन चित्र गुलेर में भी सम्मिलित हैं, उसके मिश्रण से भी सम्मिलित माने जाते हैं, जिससे संबंधित माने, जिसमें राजा गोवर्धन और उनके परिवार तथा अन्य विषय से संबंधित चित्र भी इस शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं। राजा गोवर्धन चंद्र की परंपरा में प्रकाश चंद और भू सिंह कला पोषक के रूप में उभर कर सामने आए। यदि हम इन जो तीन लोग रहे हैं, जो मुख्यतः है तीन, राजा गोवर्धन की परंपरा के अंतर्गत कह रहे ना, उसके अंतर्गत प्रकाश चंद, इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर लीजिए। राजा गोवर्धन, प्रकाश चंद, भूप सिंह चंद कला के पोषक रहे, मगर कला को इन तीनों के उसमें संरक्षण प्राप्त हुआ और इस चीज़ से इसको संरक्षण था और उसको नई दिशा और नई परिपाटी के तौर पे जनमानस के सम्मुख प्रस्तुत हुई। अब बात करें हम कांगड़ा के कला प्रेमी, वो रहे राजा संसार चंद ने पहाड़ी राजाओं को अपनी शक्ति में ढाल दिया, बढ़ा ली। यदि हम एक समटाइम यदि इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहाड़ी शैली का उदय किसके संरक्षण में हुआ, इसको संरक्षण किसके द्वारा प्राप्त हुआ, यदि हम ये बात तो इसका जन्मदाता और इसके प्रवक्ता कौन है, तो ये जिस शैली के अंतर्गत, जिस राजा के अंतर्गत ये फली फूली, ये जिसके संस्थापक कहा जाए, वो संसार चंद्र रहे। इसके विकास का जो मूल मंत्र जो इनके द्वारा दिया गया और इनके संरक्षण में जो पहाड़ी चित्रकला एक नई प्रवेश, नए आयाम और नई त्रिकोणीय श्रृंखला के आधार पर यह प्रस्तुत हुई। यदि राजा संसार चंद नहीं होती तो पहाड़ी चित्रकला विलुप्ति हो जाती और इसको लोग जानते भी नहीं। और ये क्योंकि मुग़ल चित्रकला के जो मिश्रण के तत्व रहे, और जब औरंगजेब का जितना भी धर्म निष्ठा के अंतर्गत जो इस्लामिक प्रवृत्ति जो औरंगजेब के अंतर्गत थी, जो कलाकार थे उनका संरक्षण उसके शासनकाल में नहीं रहा। जब उसके शासनकाल के अंतर्गत चित्रकारों को मान सम्मान नहीं दिया गया, तब चित्रकारों का एक बड़ा सा संगठन या ग्रुप अपनी कला को संरक्षित करने के लिए पहाड़ों की तरफ अलग अलग दिशाओं में चले गए और जिस जिस प्रांतों में गए वहाँ उन राजाओं के संरक्षण में उन्होंने चित्रकारी प्रारंभ करी और नई चित्रकला का आरंभ हुआ, जिसके अंतर्गत पहाड़ी चित्रकला को भी सम्मिलित किया गया है। और राजा संसार चंद के संरक्षण में ये फली फूली और राजा संसार चंद द्वारा ही छोटे छोटे जो प्रांत थे उनके राजाओं के अंतर्गत वे इस कला को बढ़ाया और उसको संगठित किया और संरक्षित भी इनके माध्यम से ये हुई, जिसके कारण छोटे छोटी रियासतों के चित्रकार और मुग़ल चित्रकार भी कांगड़ा में जाने लगे। जब कांगड़ा और पहाड़ी चित्रकला का जो समन्वय जो बना रहा, चाहे वो छोटी रियासतों की बात करें या छोटे चित्रकारों की बात करें या मुग़ल चित्रकारों
चित्रकार भी कांगड़ा में जाने लगे। एक नई कला का उदय हुआ जिसके अंतर्गत कांगड़ा शैली के अंतर्गत रखा जाए। यही कांगड़ा ही पहाड़ी चित्रकला का एक विशुद्ध रूप प्रस्तुत हुआ है हम इस शैली के अंतर्गत, जिसे पहाड़ी शैली के अंतर्गत ही रखा गया है। और उस समय कलाकारों द्वारा बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक चित्रणों का भी निर्माण किया आरंभ करा, जिसके अंतर्गत काफ़ी स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण, सुंदर वातावरण और चार चांद इस कला द्वारा लगा दिए गए, जिसमें इन चित्रकला को बखूबी वाहवाही बटोरी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब चित्रकला को प्रमुख आश्रयदाताओं में बसोली के राजा कृष्णपाल द्वारा 1678 से 1694 ईस्वी तक और तथा गुलेर के राजा गोबरचंद 1730 से 1764 में तथा चंबा के शासक उमेश सिंह 1739 से 1764 वह कुल्लू के प्रीतम सिंह 1766 से 1860 के ईस्वी तक इन चार राजाओं के द्वारा इस कला को नई पहचान, नई ऊंचाइयों तक इस कला को उभार के जनता के सम्मुख रखा और इस कला को देशव्यापी तौर पे प्रसिद्ध किया संपूर्ण भारत में। और छोटी छोटी रियासतें जब मिल के बड़ी रियासत के तौर पे निर्मित होती है तो उसमें कला को एक नई ऊर्जा, नई पोटेंशियल के साथ उभर के सामने आती हैं। पहाड़ी चित्रों का विषय मैंने आपको पूर्व इस भाग 1 में बताया था। ये वैष्णव धर्म का प्रमुख स्थान इसके अंतर्गत रखा गया है, जिसके अंतर्गत मुगल चित्रकला के अंतर्गत राज दरबारी चित्रांकन अधिक हुआ है, वास्तु चित्रण अलग हुआ, व्यक्ति चित्रण अधिक हुआ है, वातावरण और प्रकृति से संबंधित पशु पक्षियों का चित्रांकन, राज दरबारी चित्रांकन उस शैली के अंतर्गत काफ़ी हुआ था। उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत सम टाइम कहा जाए तो ये वैष्णव धर्म की तरफ मुड़े, जिसके अंतर्गत कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्रों का इसके अंतर्गत चित्रांकन किया गया है, जिसमें बखूबी तरीके से कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शाया गया है और कृष्ण की संपूर्ण जीवनी को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। कांगड़ा और गुलेर और चंबा जो पहाड़ी शैली की जो छोटी उपशैलियाँ हैं उसके अंतर्गत इन चीज़ों को उभारने की कोशिश की गई है। और रीतिकालीन कवियों द्वारा जो उस समय के जो कवि रहे हैं, जैसे सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, केशव हो गए, मोतीराम हो गए और बिहारी आदि के काव्यों पर आधारित चित्रण पहाड़ी चित्र शैली की बड़ी सुंदरता को प्रकट करती हैं और उसमें उसका आशय मिलता है। संगीत के क्षेत्र में या चित्रकला का क्षेत्र में रागमाला पर चित्रित परिचित किए गए हैं और जिसमें रागमाला का चित्रांकन ग्रंथों के आधार पर वर्णित किया गया है और इसमें व्यक्ति चित्रण भी रचे गए हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। जैसे यदि हम बात करें उसमें कुछ विशेष व्यक्ति चित्रणों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें नायिका भी राधा का चित्रांकन किया गया, कृष्ण का चित्रांकन किया, बड़े सजीवता के साथ किया गया है। एक चित्र उसमें प्रदर्शित किया गया है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये व्यक्ति चित्रण की यदि बात करें तो उसके अंतर्गत राधा कृष्ण की ये जो पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत बनाया गया है, जो पहाड़ी शैली के उपकेंद्र रहे हैं, चाहे गुलेर रहा हो या कांगड़ा रहा हो या चंबा रहा हो इत्यादि जितने भी हैं उसमें व्यक्ति चित्रण का भी बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखिए, ये जो आपके स्क्रीन के सम्मुख से जो ये पेंटिंग दिखाई दे रही जो कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पेंटिंगें दर्शाई गई हैं, ये देखिए सरोवर के तट पर राधा और कृष्ण का नृत्य करते हुए उसमें उनके सखियों द्वारा उसको उल्लास और नृत्य के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वो किसी राग रागनी और रागमालाओं के द्वारा
संगीत का उच्चारण कर रहे हैं, नृत्य का संबोधन हो रहा है, इत्यादि चीज़ों का आंकलन पहाड़ी चित्रकला में बखूबी तरीके से चित्रकारों द्वारा किया गया है। अब हम यदि हम पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत उसकी अंतर्गत क्या रंगों का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार का चित्रांकन किया गया है, हम धीरे धीरे उसके अंतर्गत आएंगे। उसमें धीरे धीरे हम उस चीज़ को पढ़ेंगे कि उसके अंतर्गत क्या चीज़ों का और किस प्रकार का रंगों का मिश्रण किया गया है। अब रंग और रेखा की बात करें तो ये पहाड़ी शैली में अलग अलग विशेषताएं रखती हैं। किस प्रकार की विशेषताएं रखती हैं, ये अलग अलग उपशैलियों के अंतर्गत देखी जा सकती है, चाहे वो बसौली शैली के अंतर्गत हो या कांगड़ा शैली के अंतर्गत हो या गुलेर शैली के अंतर्गत। इनमें कुछ ना कुछ नया अंतर दिखाई देता है। इन तीनों शैलियों के अंतर्गत कुछ ना कुछ भिन्नता प्रदर्शित होती है चित्रों के द्वारा। ये चित्रों का अंकन के आधार पर किया जाता है, या रंग भेद के आधार पर किया जाता है, या चित्रों के आधार पर किया जाता है, या रेखाओं के आधार पर किया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं नए आयाम उभर के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, जिसमें नई कलाओं का अनुमोदन होता है। और बसौली शैली में प्रमुखतः प्राथमिक रंगों का प्रयोग हुआ है। जो बसौली जो शैली है उसमें प्राथमिक रंगों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है, जो प्राकृतिक चित्रण के लिए बहुत खूबी रखते हैं, जिसमें प्रमुखतः लाल, पीला और हरा और नीला रंग का अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। जबकि कांगड़ा में इन रंगों को भिन्न मिश्रणों के साथ तथा सौंदर्यता के साथ मिलाया गया है। जो प्राकृतिक रंग हैं उन्हीं रंगों का मिश्रण कांगड़ा शैली के अंतर्गत देखने को प्राप्त होता है। जो प्राकृतिक रंग हैं उनसे द्वितीय रंग प्राप्त होते हैं। एक नई दो रंगों के मेल से नया रंग का प्रस्तुतिकरण इस शैली के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। जो बसौली शैली की जो प्राथमिकता थी वो कांगड़ा शैली की भी प्राथमिकता रही, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत रंगों को सौंदर्यता का प्रतीक माना जाता है। इसी के अंतर्गत जब कांगड़ा शैली के विभिन्न मिश्रणों का जब सौंदर्य का जो चित्रांकन इस शैली के अंतर्गत जब किया जा गया तो उसमें कई चित्रकार रहे, कई कृतियों में चित्रांकन किया गया, जिसके अंतर्गत जयदेव की कीर्ति गीत गोविंद में पहाड़ी चित्रकारों ने बहुत ज़्यादा उनको प्रेरणा प्राप्त हुई। और नायिका भेद का भी अधिक या आदि के चित्रणों का भी चित्रांकन किया गया, उत्कृष्टता के तौर पर भी चित्रांकन किया गया है। और इसी आधार पर हुआ है, जिसमें नई तकनीकों का प्रयोग किया गया चित्रकार के द्वारा। और बिहारी सतसाई के अंतर्गत भी यह प्रमुखता से प्रदर्शित की गई और चित्रकारों द्वारा इसमें मनोयोग और विवेकतापूर्ण और समन्वय के साथ इन चित्रों का चित्रांकन किया गया, जिसके अंतर्गत नायिका में के अंतर्गत कृष्ण को दर्शाया गया है और नायिका के अंतर्गत राधा को दर्शाया गया है। ये दो चीज़ें इसमें प्रमुखता से नायक कृष्ण है और नायिका राधा को दर्शाया गया है। पुरुष और स्त्री का इसमें संबंध प्रस्तुत होता है। यदि हम राजा संसार चंद्र की बात करें तो उन्होंने 1775 से 1823 का समय कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग माना गया है। जब राजा संसार चंद के समय में 1775 से 1823 के जो ये काल रहा कांगड़ा शैली का, तो वो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में स्वर्ण काल के तौर पर उभर के सम्मुख आया। जितनी उन्नति इसके संरक्षण में संसार चंद द्वारा की गई कांगड़ा शैली में, उतना किसी और राजा के शासनकाल में या किसी और राजा ने इतना इफेक्ट नहीं डाला कि उस कला को उस मुकाम तक पहुंचाया जाए। मगर राजा संसार चंद ने उस शैली को बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिया और अपना संपूर्ण जीवन कला के संरक्षण में लगा दिया। इसीलिए पहाड़ी शैली में कांगड़ा शैली का नाम श्रेष्ठ माना गया है। जो ये पहाड़ी शैली की जो उपशैलियाँ हैं, चाहे बसौली शैली के अंतर्गत रखे जाए या कांगड़ा शैली या गुलेर शैली या चंबा शैली, जो ये शैली उपशैलियाँ हैं, उन शैलियों में से प्रमुख
शैली कांगड़ा शैली को माना जाता है, क्योंकि इस समय चित्रों को जो चित्रांकन किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा सजात्मक तौर पे है, सजीव तौर पे है। नायिका का चित्रांकन किया गया, और जो इसमें जो प्राथमिक और द्वितीय रंगों का जो मिश्रण इस चित्रों में किया गया, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। और उस काल के अंतर्गत इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें कलाकारों ने अपना बखूबी तौर पे चित्रांकन किया, और इस कांगड़ा शैली को श्रेष्ठ काल की श्रेणी में श्रेष्ठ शैली के अंतर्गत ला खड़ा कर दिया। यदि इसमें क्वेश्चन बनता है, इसको नोट कर लीजिए। यदि हम कहें कि भैया पहाड़ी चित्रकला का स्वर्णकाल किस शैली के अंतर्गत माना जाता है, तो आप उसके अंतर्गत पहाड़ी शैली के अंतर्गत कांगड़ा शैली को स्वर्णकाल माना गया है। जिस प्रकार से गुप्त काल को स्वर्णकाल के अंतर्गत रखा गया था, उसी प्रकार से कांगड़ा शैली के अंतर्गत जो उसकी शैली है, इसको स्वर्ण काल के अंतर्गत नामित किया जाता है और श्रेष्ठ माना भी जाता है। पहाड़ी चित्रों में लघु चित्रों के अंतर्गत जो पुरुष और स्त्री दोनों के परिधानों का भी अलग तरीके से चित्रांकन किया गया है। और समय समय पर मुगल दरबार के जो चित्रों का जो समन्वय उस समय जो स्थापित हुआ था, उसको भी नए फैशन के तौर पे इन्होंने अपने चित्रों पे, स्त्रियों पे हो गया या पुरुषों पे हो गया, उसको पेश करने की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, क्योंकि इस शैली के अंतर्गत मिश्रण किया गया। चाहे हम नायिका भेद के अंतर्गत बात करें या नायक के अंतर्गत इसको दर्शाया गया है। यदि अब आते हैं हम बसौली शैली के अंतर्गत। अब जो पहाड़ी शैली की जो उप शैलियाँ हैं, उसको हम क्रमवार डिस्कस करेंगे कि कौन सी शैली किसके अंतर्गत समन्वय स्थापित करती है। अब पहाड़ी शैली की जो पहाड़ी कला है, जो उसकी उप शैली है, उसका जो पहला है जो वो है बसौली शैली। अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब कहते हैं बसौली शैली की बात करें, ये विभिन्न शैलियों में बसौली शैली प्राचीन मानी जाती है। जो ये शैली है, जो इनकी जो 3 उप शैलियाँ जो बताई थी, उनमें इसको प्राचीन माना जाता है, जिसके अंतर्गत चंबा, लखनऊ, जसकोटा वह नूरपुर रियासतों से घिरी बसौली शैली रावी घाटी पर स्थित एक छोटी सी नगरी थी। जो ये चंबा हो गया, लखनपुर हो गया, जसकोटा हो गया और नूरपुर की जो रियासतें थी, उसमें जो छोटे छोटे प्रांतों में जो छोटी छोटी रियासतें आपस में मिलकर एक नई शैली का जो उदय हुआ है, ये चारों तरफ से रावी नदी के तट पर स्थित थी, क्योंकि इसके चारों तरफ जो रावी नदी है वो बहती है। और उसके अंतर्गत एक छोटी सी नगरी, एक छोटा सा गांव, जिसके अंतर्गत रियासतें थी, रियासतों का बोलबाला उस समय ज़्यादा था, तो उसका एक छोटे से प्राचीन प्राचीन नगर और प्राचीन संस्कृति को प्रदर्शित करे हुए एक छोटी सी नगरी थी। इस शैली के चित्रों को स्वतंत्र अस्तित्व से पहले अमृतसर के बाज़ारों में, फिर तिब्बत कह के बिकते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस शैली के अंतर्गत जब स्वतंत्र अस्तित्व में ये शैली आई, बसौली शैली, पहले तो ये अमृतसर के बाज़ारों में तिब्बती कहकर इसको कलाकारों द्वारा अपने निजी रोजगार के तौर पे बेची जा रही थी, चित्रों को बना के। और जब ये वहाँ से उभर के सामने आई, तो सर्वप्रथम इसे बसौली शैली के चित्रों में इसका उल्लेख किया गया। और सर्वे ऑफ इंडिया की जो वार्षिक रिपोर्ट आती है, जो
18 से और 1919 में। इससे पहले डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था कि हमारे देश में जो हिस्ट्री है आर्ट के, तो वो किस प्रकार से है, वो इनकी किताब में पूर्ण तौर से सभी शैलियों की उपशैली पहाड़ी हो या कोई भी शैली हो उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। वो इसमें इन्होंने इस शैली का बसौली शैली के अंतर्गत उसका प्रकाशन किया गया है। यदि हम इनकी वार्षिक जो रिपोर्ट है उसका आंकलन करें तो उसके अंतर्गत बसौली शैली को प्राचीन शैली के अंतर्गत इन्होंने रखा। और क्योंकि ये छोटी छोटी रियासतों के प्रांतों से घिरी हुई थी, एक छोटी सी नगरी, इसका प्राचीन केंद्र इसको माना जाता था, तो ये यहाँ पर इस शैली को एक नया रूप, नई पहचान प्राप्त हुई। तथा पहाड़ी चित्रकला को दो भागों में इसे बांट दिया गया, एक उत्तरी जम्बू तथा दक्षिणी कांडा। यदि हम इसकी बात करें, उत्तरी जम्बू के अंतर्गत पहाड़ी चित्रकला को रखा गया और दक्षिणी शैली के अंतर्गत कांगड़ा को स्थापित किया गया। बसौली का पहला राजा कृष्णपाल को माना जाता है, जो 1590 के दशक में रहे। इसके पश्चात इनका पौत्र आया जिसका नाम भूपत पाल 1598 से 1655 में आधुनिक नगरी, तो उसका आधुनिकरण कर दिया गया था, तो उसमें कुछ न कुछ नई चीज़ें उनका जुड़ाव हो जाता है। जिस प्रकार से हम नए सवेरे का इंतज़ार करते हैं, नए सवेरे नई चीज़ें ऊर्जावान हो गए हमारे सम्मुख प्रस्तुत है, कुछ हमारे जीवन में नया सवेरे नया कुछ लेके आता है, उसी प्रकार से इस शैली के अंतर्गत आधुनिकता का बोलबाला भूपालपात के जो शासनकाल था उसके अंतर्गत प्रारंभ हुआ। और ये आधुनिक नगरों के अंतर्गत बसौली शैली की स्थापना की का श्रेय भी इसी को ही जाता है। इसके बाद इनके पुत्र संग्रामपाल ने गद्दी संभाली। यह माना जाता है कि उसके संबंध दारा सिको जो मुस्लिम शहजादा था से अच्छे थे, अतः कुछ चित्रकारों को वह अपने साथ बसौली ले आया। जब इसका एक जो मुस्लिम चित्रकार था शहजादा से इसकी जो फ्रेंडशिप थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो उसके कुछ चित्रकारों को अपने साथ बसौली ले आया। संग्रामपाल की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा बेटा हिंदपाल राजगद्दी पर बैठा, जिसका एक चित्र पटियाला संग्रहालय में भी उपलब्ध है। कहने का तात्पर्य है, जब भूपाल का जब निधन हुआ तब उनका बेटा जो दारा सिको था, तो वो एक तो उसका एक संबंध दारा सिको जो मुस्लिम के साथ था, उसके अच्छे संबंध थे, तो वहाँ से कुछ चित्रकार जो मुस्लिम चित्रकारी जो के अंतर्गत जो पारंगत थे वो बसौली आके बसे। तो जब संग्राम भूपात का भी जब मृत्यु हुई तो उनका एक छोटा बेटा हिंदपाल राजगद्दी पे बैठा, तो उसका एक चित्रांकन, बड़ा सुंदर चित्रांकन किया गया है, जो पटियाला संग्रहालय के अंतर्गत आज भी संरक्षित तौर पे रखा गया है। वहाँ आप जब जाओगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा। उसके पश्चात जब हिंदपाल था तो उनका पुत्र कृपाणपाल 1678 से 1699 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। ये काफ़ी अच्छे शासकों को और संरक्षक के तौर पे भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनके समय में भी चित्रकारी को अच्छे मुकाम प्राप्त हुए थे, चित्रों को संरक्षण प्राप्त हुए, चित्रकारों को इनके समय में फल फूल रही थी। और माना जाता है कि जिस प्रकार राजा संसार चंद ने कांगड़ा का जो विकास किया, जो उसको जो पोषक के तौर पे विख्यात किया, उसी प्रकार कृष्णपाल ने भी बसौली शैली को संरक्षण और प्रवक्ता के माने गए, मतलब उसको भी उसी प्रकार से विख्यात करा। उसी परिपाटी पे इन्होंने भी अपनी जो कला, इनका जो क्षेत्र रहा इनके जो शासनकाल में, उसको भी उन्होंने नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, जिसे बसौली
कलम के संरक्षण के प्रवक्ता भी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बसोली शैली को संरक्षण में इतना अच्छा तरीके से माना। जिस प्रकार से संचार चिन्ह को कांगड़ा के लिए माना जाता है, पहाड़ी चित्रकला के संरक्षण के में माना जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण पाल को भी बसोली कलम के तौर पे भी उनको संरक्षण का प्रवक्ता माने गए। यदि कृपाण पाल विद्या प्रेमी और कला प्रेमी दोनों प्रकार के शासक के तौर पे उभर के सबके सम्मुख थे, क्योंकि उन्होंने जो कलाकार थे उनकी इज्जत, उनको सम्मान, उनको संरक्षण जो प्रदान करा, उसके अंदर कलाकार उनका जो समूह था वो फल फूल रहा था और नए नए चित्रों का चित्रांकन प्रदान हो रहा था। और उन्हीं कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया जिसने बसोली शैली को सर्वोत्तम विकास की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया था। क्योंकि जब उनके संरक्षण में, जब चित्रकारों को जब संरक्षण मिलेगा, तो चित्रकारी को जब पूर्ण तरीके से करने की स्वतंत्रता जब दी जाती है, तो चित्रकार के मन में एक प्रकार की लालसा उत्पन्न रहती है कि मैं अच्छी तरह से चित्रांकन करूं और चित्रों का जो एक लेवल होता है उसको मेंटेन करके चित्रांकन की पद्धति को प्रारंभ करा। तो जिसके कारण बसोली शैली को सर्वोत्तम शैलियों की श्रेणी में ला खड़ा करा। और इन्हीं के समय में भानुदत्त कृत एक सचित्र का रसमंजरी तैयार की। मगर भानुदत्त का जो ये चित्रांकन जो रसमंजरी के तौर पे जो चित्रांकन का किया गया था, वो 1694 से 1695 के ईस्वी के दौरान के जो एक साल का जो समय था, उसमें इनकी शैली को दर्शाया गया था, जो इस शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से पहले ही मानी जाती है, जो प्रसिद्ध भी रहे, जो वर्तमान समय में कला भवन वाराणसी के संग्रहालय में ये पत्र के तौर पे आज भी संरक्षित हैं। और इस प्रति का निर्माण जो प्रति बनाई गई थी, जो इसका चित्रांकन किया गया था, इसकी प्रति बनाई गई थी, वो बनाई गई थी देवीदास ने कृपाल पाल के लिए ये प्रतिलिपि तैयार की गई थी। इसके अंतर्गत नायिका और नायक के विभिन्न रूपों का या श्रृंगार रसों का जितने भी रस होते हैं, उन रसों का अलग अलग तौर पे, यदि हम प्रेम रस की बात करें, उसमें प्रेम को दर्शाते हुए क्रोध के तौर पे दिया जाए तो उसमें क्रोध के व्याकुलता का जो रस होता है, उसमें वो जो रौद्र रस, जितने भी रस होते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से उसमें चित्रांकन इनके समय में किया गया। और बहुत खूबी से, चाहे रंगों की बात करें या श्रृंगार रस की बात करें, उसमें काफ़ी तरीके से उसमें समन्वय स्थापित किया गया। और उस शैली को सर्वोत्तम शैली की श्रेणी में प्रस्तुति करने के पीछे एक कलाकार का संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है, तब जाके उस शैली को उस मुकाम पाने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि हम आचार्य महोदय के अनुसार यदि हम बात करें, तो रसमंजरी की 3 प्रतिलिपियां बताई गई हैं, जिसके अंतर्गत कृपाल पाल के पश्चात उनके पोते ने चित्रकारी को आगे बढ़ाया। और फिर जाके 1900 के जो 20वीं शताब्दी रही, 1930 या 1918 के आसपास, इन कलाओं को संरक्षण और जो इनकी प्रतिलिपि थे अलग अलग संग्रहालयों में संरक्षित किया गया। उसी क्रम के अंतर्गत 1730 में इनकी का जो चित्रांकन किया गया था, वो गिरी गोवर्धन द्वारा उत्कृष्ट चित्रों का चित्रांकन इनके द्वारा किया गया। यदि हम मैदानी पाल के पश्चात जीतपाल के काल में चित्रों में रागमाला को भी चित्रांकन किया गया, जो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में स्थित है। गीत गोविंद और लाहौर के जो संग्रहालय हैं, दिल्ली के अलग अलग जो संग्रहालय, लंदन की बात करें या वाशिंगटन की बात करें, जिसमें कृष्ण का सिंहासन का चित्रांकन किया गया, गोपियों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन का जो संवाद दर्शाया गया, वो चीज़ करें। कस्तूरीबाई, लालाबाई संग्रहालय इत्यादि संग्रहालयों में इन चित्रों को बखूबी तरीके से संरक्षित करके रखा गया है। और जो चित्रकारों ने इनके चेहरे का हो गया या इनकी
आँखों का हो गया या इनके अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों का जो मनोहरन जो चित्रांकन किया गया है वो अलग अलग चित्रकारों द्वारा किया गया है। उनमें से जो प्रमुख थे मनकू, नैनसू और बलवंत सिंह के यहाँ बहुत सा चित्रांकन इनके द्वारा किया गया। जो बसौली के राजा अमृतपाल के वहाँ कार्यक्रम करते थे उनके द्वारा काफ़ी अच्छे चित्रों का चित्रांकन इनके द्वारा किया, क्योंकि वैष्णव धर्म से संबंधित बसौली शैली को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, जिसके कारण उस शैली के अंतर्गत रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, रसक पिया आदि ग्रंथों की रचनाएं हुई। और उसी को लेके छोटी छोटी रियासतों में धर्म का संचालन भी इसी चित्र के माध्यम से, इसी शैली के अंतर्गत जो बसौली शैली है इसके अंतर्गत इसको किया गया। यदि हम इनकी विशेषताओं की बात करें, बसौली शैली की विशेषताएं की बात करें तो वो निम्न प्रकार से हैं, जिसके अंतर्गत इस शैली में चित्रों को कांगड़ा व राजस्थानी से पृथक किया गया है। इसमें सरलता, रसकता, चमकदार रंगों की आपूर्ति की गई है, मतलब चटक रंगों का जो नेत्रों को सुकून पहुंचाते हैं उन रंगों का इसमें भाव विभोर तौर पे चित्रकार द्वारा चित्रांकन किया गया है, जो अपने आप में सरल, रसकता और चमकदार तौर पे दर्शाया गया है, कलाकार द्वारा दर्शाया गया, जो महान कला को महान स्तर पर पहुंचा दिया या महान शिखर तक इन्होंने उस कला को, बसौली शैली को उस श्रेणी में ला खड़ा करेगा जहाँ पर एक चित्रकार संपूर्ण जीवन अपना व्यतीत कर देता है उस शैली को उत्कृष्ट करने में। तो जिस प्रकार से आधुनिक चित्रकला में हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो जिस प्रकार से राजा रवि वर्मा हो गया है, उन्होंने ऑयल पेंटिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। एम.एफ. हुसैन हो गया, यामिनी राय होगी, अलग अलग ऐसे बहुत से चित्रकार हैं जो नई वर्तमान समय में उनकी चित्रों को बहुत ज़्यादा फ्रेम प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से उस समय बसौली शैली को भी नई ऊंचाइयों में ला खड़ा करा, जो कला को महान स्तर पर पहुंचा देती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति चित्रण में सामाजिक पहलुओं पर भी आधारित चित्र बनाए गए हैं। रेखाओं में ओज, उन्मुखता, देखने की प्रवृत्ति, स्त्री पुरुष का रूपांतरण, कोमल, सजग, ओजपूर्ण, लटदार पैजामे, लाट लाट लटकाई हुई भौं और केशों को भी दर्शाया गया है, नेत्रों को भी दर्शाया गया है, कंधे को भी दर्शाया गया है और नेत्र कलात्मक और पद्माकार, कर्ण स्पर्श, रस भाव, सुकोमल और ओजपूर्ण तौर पर इसको दर्शाया गया है। हाथ से मुद्राएं भी बखूबी तरीके से बनाई गई है, जो सजीव तौर पे चित्रांकित हुई हैं। 2-4 बालों की लटें कोपित करते हुए भी प्रदर्शित करी गई हैं और इसके अंतर्गत रत्न जड़े मुकुटों का भी हार लगे हुए, कमरबंद हो गया, अंगूठी होगी या इत्यादि जितने भी चीज़ें होती जो श्रृंगार से संबंधित होती हैं वो चीज़ों का भी बहुत खूबी तरीके से इसके अंतर्गत दर्शाया गया है बसौली शैली के अंतर्गत। और ये इन चित्रों को यथा तौर पे यदि अलग अलग स्थानों में, विभिन्न स्थानों में देखा जाए तो पशु पक्षी, बादल, वर्षा के साथ साथ प्रकृति को भी विशिष्टता के साथ चित्रांकन किया। मगर इसका कहने का मतलब है कि प्रकृति में जो जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी बखूबी तरीके से बसौली शैली के अंतर्गत चित्रांकित किया गया है, चाहे वो पशु पक्षी हो, जानवर हो या प्रकृति चित्रण हो, पेड़ पौधे हों, उनको भी बड़ी खूबी तरीके से हाथ से लाल रंग से, कभी कभी तो ये दो जैसे गेंद पीले रंगों की आकृतियों में भी दर्शाए गए हैं और रंगों को प्रतीकात्मक रूप से भी भरा गया है। मतलब एक कलाकार द्वारा जब किसी पर चित्रांकन करने के पश्चात उसमें कलर किया जाता है तो वो अंतरात्मा से किया जाता है, तो वो चीज़ इसमें दर्शाया गया है, जिससे कि चित्रों को विभिन्न भावों से दर्शाया गया है और विभिन्न भावों की प्रतिक्रियाएं उसमें सम्मिलित होती हैं। देखने को भी मन विचलित नहीं होता है, देखने में आँखों को आनंद प्राप्त होता है, अलग अलग भावों से इसमें देखा जाता है।
इसी प्रकार बसोली के चित्रों के रूप में लयात्मक श्रृंगार, यौवन से सजी नारी, वर्षा तूफान की अंधेरी रात में भयानक जंगल से जाती हुई नशीली आँखों और भाव अभिव्यक्ति करती हुई मानव प्रेम के प्रतीक के रूप को चित्रांकन करा है। कहने का तात्पर्य जितनी भी ये चीज़ें हैं, श्रृंगार से सजी कोई जैसे दुल्हन सजती है। जब श्रृंगार कब होता है? जब कोई दुल्हन जब पूर्ण परिधान पे सज सवर के आती है, तो उसे हम श्रृंगार रस के तौर पे देखते हैं। जब नारी सजती है, जब अपना पूर्ण पूर्ण तौर पे श्रृंगार करती है, तो उसे हम नारी सज्जा कहेंगे। उसके अंतर्गत ये उसमें ये भी दर्शाया गया उस समय वातावरण किस प्रकार से वर्षा का था या तूफान का था या अंधेरी रात थी। काफ़ी बड़ा खूबी तरीके से अपना प्रदर्शन कलाकार द्वारा किया गया है, और बसोली शैली को उस मुकाम पर पहुंचाने के पीछे इन सभी चीज़ों का अपना अपना स्थान, अपना अपना तत्व, अपना अपना निर्धारित बिंदु प्रतीत होते हैं, जिसमें मानव के प्रतीक के रूप में प्रेम को भी चित्रित किया गया है, जो इस शैली की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। यदि हम बसोली शैली की बात करें, तो ये अपने पूर्ण रूप में बसोली शैली को लोक शैली में सरलता और सार्थकता के लिए हुए। कहने का तात्पर्य ये है कि बसोली शैली को भी एक नई लोक कला शैली के आधार पर जोड़ा गया है और उसको प्रदर्शित किया गया लोक कला के तौर पे। अब लोक कला क्या होती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी लोग जानते होंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उसका संज्ञान से परिचित कराना चाहूँगा। लोक कला किसी क्षेत्र की निजी कला को लोक कला कहा जाता है। यदि हम उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड के अंतर्गत बहुत से लोक कलाएँ हैं, बहुत से लोक यंत्र हैं, बहुत से लोक गीत हैं, बहुत से लोक त्योहार हैं। जिसमें हम लोक चित्रों की बात करें, इसके अंतर्गत लोक अपन जो प्रमुख है वो भी लोक कला संस्कृति का प्रतीक प्रदर्शित करता है। इत्यादि चीज़ें जहाँ पर जो जिस क्षेत्र की लोकलिटी को प्रदर्शित करती है चित्रों द्वारा को एक प्रदर्शित तौर पर दर्शाना, उसी को लोक कला कहा जाता है, जिससे कि किसी क्षेत्र का पर्टिकुलर तौर से पहचान की जा सके, उसको हम लोक कला कहते हैं। थैंक यू। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, कृपया करें लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब का बटन दबाने के पश्चात बेल आइकन आएगी उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अगर कोई भी नई वीडियो बनाऊंगा वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए मुझे नई ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि मुझे इसलिए ये लगेगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और मुझे बड़ी प्रशंसा होगी, क्योंकि मेरी मेहनत आप लोगों के काम आ सके। थैंक यू दिस वीडियो वॉचिंग फॉर कंटिन्यू लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।